कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। भाई सभी को गुड इवनिंग। बच्चों आज हम एक बढ़िया सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो बच्चों इस वीक में आपके दो लेक्चर आएंगे। आज आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट आएगा और सैटरडे को प्लांट ग्रोथ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे और रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे और हमारा 11th का बॉटनी बजट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो आज ये चैप्टर करेंगे, इसके बाद तीन चैप्टर हमारे बचते हैं, ठीक। उसमें सैटरडे में एक हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में मॉर्फोलॉजी और रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों फोटोसिंथेसिस काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी समझने वाला है और बिल्कुल बेसिक से आपको उठाऊंगा। आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। बीच बीच में आज मैंने कुछ कुछ हेडिंग लिखी हुई है ना, जिससे हमारा काम और ज्यादा आसान होगा और हम और जल्दी इस क्लास को खत्म कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 5 घंटे आपको लगने वाले हैं इसके अंदर क्वालिटी के साथ कंप्लीट करने में, है ना। 4.5 से 5 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 10 से 11 बजे तक हम इसको क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों एक बार आप हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए ताकि हम पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। आप एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए। और वही चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप अभी लेक्चर को लाइक मत कीजिए, आप लेक्चर को देखिए, आधा पूरा घंटा देखिए, आपको लेक्चर पसंद आएगा तो आप लेक्चर को लाइक करिए, ठीक है। आप तब तक लेक्चर को लाइक मत करिएगा जब तक आपको लेक्चर पसंद ना आए, ठीक है। और 2-3 घंटे तक देखते रहिए। आपको जहां कहीं भी आपको लेक्चर पसंद नहीं आएगा, आप लेक्चर को डिसलाइक मार दीजिएगा। और लेक्चर खत्म होने के बाद एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा और लेक्चर खराब लगा तो एक नेगेटिव कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई को बिना टाइम वेस्ट किए और बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये मोबाइल को हम साइड में रख देते हैं। आज लगता है मैं अपना चार्जर लगाना भूल गया हूं, कोई बात नहीं, इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चल फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या है, हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है ना, मैंने क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको एक कॉइन जैसा दिख रहा है, बताइए इसको क्या बोलेंगे। ये जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको आप बोलेंगे थाइलेकॉइड, इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड। अब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो आपका थाइलेकॉइड का तो थाइलेकॉइड के ग्रुप को आप ग्रेना बोलते हैं। थाइलेकॉइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना। एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। ग्रेना किसका बना हुआ है, थाइलेकॉइड का बना हुआ है, बिल्कुल सही है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली जो रिएक्शन होती है उसको आप बोलते हैं लाइट रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन है बच्चों उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या है ध्यान समझिएगा, लाइट रिएक्शन क्या है ध्यान समझिएगा। बच्चों ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है ग्रेना। ग्रेना की एक सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड में ये आपको क्या दिख रही है, मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेन। तो आपको थाइलेकॉइड में क्या दिख रहा है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये गोला सा, ये मेम्ब्रेन है। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन है। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में समझाने के लिए बोल दिया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा सर, ये पिगमेंट जो होता है ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बनाएगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी फॉर्म करेगा। सर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को बोला है एटीपी और NADPH+H+। अब सर ये तो सुना है कि एनर्जी को एटीपी बोलते हैं, ये NADPH+H+ क्या है, ठीक। हाँ नोट्स साथ में बनाइए, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक सेकंड में बहुत टाइम लगाऊंगा, आराम आराम से मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। एनर्जी फॉर्म हुई, एनर्जी को बोला एटीपी और NADPH। तो ग्रेना ये रहा, इसकी यूनिट थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स। उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया, लाइट। लाइट एब्जॉर्ब करके क्या बनाया, एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी एंड NADPH। तो लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी फॉर्म्ड होती है, फूड नहीं बनता। तो लाइट रिएक्शन में क्या फॉर्म्ड होती है, एनर्जी। लाइट रिएक्शन में फूड नहीं बनता, नो फूड सिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन का साइट क्या हो गया, ग्रेना का, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स। क्या एब्जॉर्ब किया, लाइट। क्या परफॉर्म किया, लाइट रिएक्शन। क्या बनी, एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलेंगे, एटीपी और NADPH। यहाँ फूड नहीं बनता, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होती। दूसरी जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में वो होती है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए नहीं बोलते कि अंधेरे में होती, नहीं। ज्यादातर प्लांट में तो डार्क रिएक्शन दिन के समय होती है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन को मतलब ये नहीं है कि ये डार्क के अंदर होती है, नहीं। डार्क रिएक्शन क्या है आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है, ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन में आप इसको यूज करते हो, एनर्जी को यूज करते हो। तो डार्क रिएक्शन में आप यूटिलाइज करते हैं इसको, प्रोडक्ट को, इसके प्रोडक्ट को, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को। अब बच्चों लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एनर्जी। तो डार्क रिएक्शन में आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो, आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। तो जो आपने लाइट रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म की थी, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। इसको यूटिलाइज करके आप डार्क रिएक्शन में CO2 से किसकी सिंथेसिस करते हो, फूड की सिंथेसिस करते हो। और फूड को आप क्या बोल रहे हो, फूड को आप बोल रहे हो ग्लूकोज। तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन
डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो ये आपकी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को करने के लिए लाइट नहीं चाहिए, डार्क रिएक्शन को करने के लिए लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एनर्जी। तो इसका मतलब ये लाइट पर डिपेंड डायरेक्टली नहीं करती। तो आप बताइए, डार्क रिएक्शन लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, डार्क रिएक्शन लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन को करने के लिए लाइट नहीं चाहिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। तो ये आपकी इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन लाइट। तो दो रिएक्शन हो गई, एक लाइट और एक हो गई आपकी डार्क। तो दोनों को मिलाइए, लाइट प्लस डार्क रिएक्शन, दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन है, एक है लाइट और एक है डार्क। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में आपका एनर्जी फॉर्म होती है, और ये एनर्जी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होती है खाना बनाने के लिए, और खाना बनता है CO2 से। और यहाँ ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। इसलिए हमने लिखा है कि ये इनडायरेक्टली डिपेंड करती है लाइट पर। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आपने फोटोसिंथेसिस में अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं बच्चों, तो डेफिनेशन क्या है? जो लाइट एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट होती है, इसमें कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। अब आपने बचपन में ये इक्वेशन देखी होगी, CO2 + 12 वाटर और ग्लूकोज 6O2 and 6 वाटर। तो बच्चों इसके अंदर ये जो CO2 है इससे बन रहा है ग्लूकोज। तो जो ये इक्वेशन है इसको आप बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और जो आपका वाटर है इससे रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, और ये जो है आपका, ये है आपका लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग होती है, लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। डार्क रिएक्शन में CO2 यूज करके आप ग्लूकोज बनाते हैं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई? आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो जेनेटिक हेयर लॉस जैसी चीजें आजकल नॉर्मल लोगों में भी बहुत जल्दी डेवलप होने लगी। इस बढ़ती प्रॉब्लम को लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है भाई, अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले समझाया गया है वो है एक्सपेरिमेंट पार्ट, है ना? एक्सपेरिमेंट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो यहां पर 1 2 3 4 एक एक करके 4 एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। सबसे पहले सर ने एक लीफ ली है। ये लीफ कैसी ली है? ये लीफ ली है वेरीगेटेड लीफ। सर वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है कि इसका कुछ पार्ट कैसा है? ग्रीन है, और इसका कुछ पार्ट आपको येलो दिख रहा है। येलो मतलब आपको कैसा दिख रहा है? नॉन ग्रीन दिख रहा है। जो पार्ट ग्रीन दिख रहा है उस पार्ट में, जो पार्ट ग्रीन दिख रहा है उस पार्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो पार्ट येलो दिख रहा है, ये जो येलो दिख रहा है, नॉन ग्रीन दिख रहा है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो बच्चों ऐसी लीफ जिसका आधा पार्ट आपको ग्रीन है और आधा पार्ट नॉन ग्रीन है। ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, और नॉन ग्रीन इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं। अब हमने क्या किया भाई, ये लीफ किसी ना किसी प्लांट में लगी होगी, ठीक है? अब हमने इस पर क्या मारी? हमने इसको दिया लाइट। हमने इसको क्या दिया है? लाइट दिया है। लाइट देने के बाद अब हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। लाइट देने के बाद अब हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। अब स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं? मतलब हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के रेस्पेक्ट में आएगा, है ना, अगर आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के रेस्पेक्ट में आएगा तो आपका ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा। अगर आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के रेस्पेक्ट में आएगा तो आपका ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा। तो बच्चों ये जो ग्रीन पार्ट था भाई, दो पार्ट है इसका, एक ग्रीन पार्ट है और एक कौन सा पार्ट है? येलो पार्ट है। तो हमने जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, जो हमारा ग्रीन पार्ट है उस पर भी हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला? हमने ग्रीन पार्ट पर भी आयोडीन सॉल्यूशन डाला, और जो नॉन ग्रीन पार्ट है इस लीफ का, नॉन ग्रीन पार्ट है उस पर भी हमने क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन डाला। हमने इस लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। हमने इस लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जो ग्रीन पार्ट है उस पर भी आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जो नॉन ग्रीन है उस पर भी आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो जो ग्रीन पार्ट है उसने कैसा कलर दिया? ब्लूइश ब्लैक कलर दिया। बट इसने ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं दिया। ब्लूइश ब्लैक कलर का मतलब क्या था? ब्लूइश ब्लैक कलर का मतलब था कि उस पार्ट पर क्या है? स्टार्च है, और यहां स्टार्च आपका नहीं है। भाई स्टार्च था तभी वो स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आया, और लीफ के ग्रीन पार्ट पे ब्लूइश ब्लैक कलर आया। स्टार्च नहीं था तभी वो आयोडीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आया, क्योंकि स्टार्च था ही नहीं, इसलिए ब्लूइश ब्लैक कलर भी नहीं आया। जो ग्रीन पार्ट था वहां जब आयोडीन सॉल्यूशन गिरा तो ग्रीन पार्ट में ब्लूइश ब्लैक कलर आया। इसका मतलब ग्रीन पार्ट में क्या प्रेजेंट था? स्टार्च। क्योंकि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लूइश ब्लैक कलर देगा, क्योंकि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा ब्लूइश ब्लैक कलर देगा। और स्टार्च कहां से आया होगा? स्टार्च कहां से आया होगा? स्टार्च आया ग्लूकोज से। ग्लूकोज से बना स्टार्च। और ग्लूकोज कब बना होगा? ग्लूकोज तब बना होगा जब वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट रहा होगा। यहां स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ग्लूकोज ही नहीं है। ग्लूकोज क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों लीफ के ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों पर लाइट अप्लाई करने के बाद आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन को जहां भी स्टार्च मिलेगा उस रीजन पे वो ब्लूइश ब्लैक कलर दे देगा। क्योंकि ग्रीन वाले पार्ट में ब्लूइश ब्लैक कलर आया, इसका मतलब इस रीजन पर स्टार्च था। स्टार्च आया होगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज आया होगा फोटोसिंथेसिस से। तो यहां हमें ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल का रोल पता चला इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट अगर आपकी जहन में घुस गया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अगर पहला एक्सपेरिमेंट आपकी जहन में घुस गया है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। सम्मान बढ़ाइए, समझ में आया तो आप एक बार यस लिख सकते हैं, ठीक। और आप वेट करिए, लेक्चर को 45 मिनट तक देखिए, उसके बाद आप लेक्चर को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट आपका हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा। बच्चों मैंने एक लीफ ली है, ठीक। लीफ का ये वाला जो पार्ट है, इस रीजन को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, ठीक है। देखो तो आपको लीफ का ये पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है। लीफ का बीच वाला पार्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि लीफ का ये वाला जो रीजन है बीच वाला, इसको सर ने कवर कर दिया है किससे, ब्लैक पेपर से, ठीक है। ये रीजन एक्सपोज है, इसका मतलब जो रीजन एक्सपोज है वहां पर लाइट प्रेजेंट है, और जो रीजन लीफ का ब्लैक पेपर से कवर्ड है वहां लाइट नहीं है। तो जहां रीजन आपका लाइट प्रेजेंट है, हमने स्टार्च टेस्ट किया, हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ठीक है। हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब आयोडीन सॉल्यूशन यहां पर भी डाला और जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था वहां पे भी डाला। तो अगर मैं कलर की बात करता हूं, हमारा ब्लूइश ब्लैक कलर आया, कहां आया, इस रीजन में आया जहां लाइट प्रेजेंट थी। लेकिन लीफ का वो पार्ट जहां लाइट नहीं थी, जिसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया था, यहां ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आया। ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आया और यहां आया, इसका मतलब इस जगह पर आपका स्टार्च प्रेजेंट है और इस जगह पर आपका स्टार्च एब्सेंट है। अब स्टार्च है, इसका मतलब यहां पर इस रीजन में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, तभी तो ग्लूकोज बना होगा। और वो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, स्टार्च में। इस रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो यहां ग्लूकोज नहीं बना, और ग्लूकोज नहीं बना तो वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहां स्टार्च जिस जगह पर मिला, इससे ये पता चलता है कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। और स्टार्च उस जगह पर मिला जहां पर लाइट अवेलेबल थी, और स्टार्च उस जगह पे नहीं मिला जहां लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया था। आपको कैसे पता चला कि यहां स्टार्च मिला, क्योंकि आपने यहां स्टार्च टेस्ट किया, आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो लीफ का ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक कलर शो कर गया। ब्लू ब्लैक तभी शो करता है जब स्टार्च होता है, स्टार्च तभी होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहां से बच्चों आपको रोल ऑफ लाइट पता चल गया। आपकी जहन में अगर ये बात घुस गई है एक्सपेरिमेंट, तो आप एक बार यस लिख दीजिए। आपकी जहन में अगर ये बात घुस गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, ठीक है। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं मॉल एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाफ लीफ मॉल, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं मॉल, मॉल साइंटिस्ट है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या था, हमने पत्ती ली, पत्ती का आधा पार्ट बोतल के बाहर है और आधा पार्ट जो है वो बोतल के अंदर है, जार के अंदर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो लीफ का आधा पार्ट बोतल के अंदर है इनसाइड ट्यूब, और आधा पार्ट बाहर है, ठीक। अब जो पार्ट लीफ का बाहर है उसको भी लाइट मिल रही है, और जो पार्ट अंदर है उसको भी लाइट मिल रही है। तो लाइट यहां भी मिली, लाइट यहां भी मिली, ठीक है। जो पार्ट बाहर है वहां CO2 मिली। अब हमने इस बोतल के अंदर एक कॉटन डाला हुआ है, और उस कॉटन को किसमें सोक किया हुआ है, KOH सॉल्यूशन। तो एक कॉटन अंदर डाला है, जिस कॉटन को मैं किसमें डुबो रखा है, KOH सॉल्यूशन में। तो कॉटन सोक्ड इन KOH सॉल्यूशन। तो KOH सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि इस बोतल के अंदर जहां कहीं भी CO2 होगी, उस CO2 को KOH एब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहां एक कॉटन डाली है जो किसमें डुबी हुई है, KOH सॉल्यूशन में। KOH सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि बोतल के अंदर कहीं पर भी अगर CO2 होगी, उस CO2 को KOH एब्सॉर्ब कर लेगा। तो लीफ का वो पार्ट जो बोतल के अंदर है उसको CO2 नहीं मिलेगी। फिर हमने स्टार्च टेस्ट किया, तो स्टार्च टेस्ट करने में यहां पर जो पार्ट बाहर था वहां ब्लूइश ब्लैक कलर आया। तो ब्लूइश ब्लैक कलर तभी आएगा जब यहां क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। यहां ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आया, इसका मतलब इस पार्ट में स्टार्च मिला, मतलब इस पार्ट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल है, लाइट का रोल है, और फोटोसिंथेसिस में CO2 का भी रोल है। तो बच्चों यहां हमें क्या पता चला, यहां हमें रोल पता चला। किसका रोल पता चला, CO2 का रोल पता चला। यहां हमें CO2 का रोल पता चला। पिछले एक्सपेरिमेंट, ये एक जार है, ये भी एक जार है, इसमें कैंडल जल रही है और ये माउस बैठा हुआ है, ठीक। स्टार्टिंग में ये जार पूरा का पूरा क्लोज है, तो स्टार्टिंग में इस जार में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन नहीं होगी। वो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, कैंडल भी ले रहा है और माउस भी ले रहा है। तो धीरे धीरे उस ऑक्सीजन को कैंडल भी ले रही है और माउस भी ले रहा है। तो धीरे धीरे इस जार के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती जा रही है, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। तो कैंडल के जलने की वजह से भाई कैंडल क्या प्रोड्यूस करेगी, भाई कैंडल भी CO2 प्रोड्यूस कर रही है, माउस भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कैंडल है उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस कैंडल ने अंदर ऑक्सीजन ली होगी और क्या रिलीज कर रही होगी, CO2 रिलीज कर रही होगी। तो कैंडल हो या फिर माउस हो, ठीक है, कैंडल हो या फिर माउस हो, तो ये अंदर क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्होंने अंदर यूटिलाइज किया ऑक्सीजन, और क्या रिलीज किया दोनों ने, इन दोनों ने रिलीज किया CO2। तो अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो बच्चों अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जब अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कैंडल भी बुझ जाएगी और माउस की भी डेथ हो जाएगी। तो आपका जो कैंडल है वो बुझ जाएगा, कैंडल एक्सटिंग्विश, कैंडल बुझ गई, और CO2 के एटमॉस्फेयर की वजह से जो माउस था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, माउस की डेथ हो गई। लेकिन यहां हमने क्या किया, माउस भी है, कैंडल भी है, और मिंट प्लांट हमने रख दिया, हमने मिंट प्लांट रख दिया। तो बच्चों कैंडल और माउस ने क्या यूटिलाइज किया होगा, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन यूटिलाइज किया होगा। तो कैंडल और माउस यहां क्या रिलीज कर रहे हैं, कैंडल और माउस यहां क्या रिलीज कर रहे हैं, यहां पर भी जो कैंडल है
और माउस है, वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। अब ये CO2 किसने ले ली? ये CO2 ले ली किसने? मिंट प्लांट ने। तो मिंट प्लांट ने जब CO2 ली होगी तो मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके क्या निकाली होगी? ऑक्सीजन निकाली होगी। मतलब प्लांट ने गंदी हवा ली और अच्छी हवा ली निकाली। इसका मतलब प्लांट ने एयर को प्यूरिफाई किया। इसका मतलब जो मिंट प्लांट है, इसका मतलब प्लांट जो होते हैं वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, वो गंदी हवा लेते हैं और अच्छी हवा निकालते हैं। तो जिसकी वजह से इस जार में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। ऑक्सीजन अंदर है तो इसका मतलब कैंडल नहीं बुझेगी, कैंडल को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। कैंडल डू नॉट एक्सटिंग्विश। इसका मतलब हुआ कि कैंडल आपकी नहीं बुझेगी और माउस को भी ऑक्सीजन मिलेगा। सांस में मेरी सांस आई तो तेरी याद आई। तो इसका मतलब माउस भी यहां पर सरवाइव करेगा, क्योंकि मिंट प्लांट ने गंदी हवा दी, CO2 ली और उस CO2 को प्यूरिफाई किया, फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन रिलीज करी है। तो यहां पर ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया था प्रिस्ले के द्वारा। तो प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को यहां पर डिस्कवर किया था। बच्चों ये चारों एक्सपेरिमेंट अगर आपकी जहन में घुस गए हैं तो आप एक बात यस लिख दीजिए। ये चारों एक्सपेरिमेंट बच्चों मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा। आप देख लीजिए मैं पिछले 15-20 मिनट से इसी स्लाइड पे हूं। इतना टाइम बहुत होता है नोट्स बनाने के लिए। मेरे साथ साथ लिखिएगा, आराम से मत बैठिएगा, कंबल में हाथ डाल के। अब तो ठंड भी नहीं रही है तो मेरे हिसाब से कंबल को उठा के रख दिया होगा, है ना? तो अब थोड़ा सा हाथ पांव चलाइएगा। ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार के चार एक्सपेरिमेंट मैंने आपकी जहन के अंदर उतार दिए हैं। ठीक है, आ जाइए बच्चों। जहन क्या होता है ये मुझे नहीं पता, जहन गहन, पर कहीं ना कहीं तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपके उतार रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। क्या आपका भी सपना है डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने का? तो टेक्सबुक आपके लिए लेकर आया है नीट यूजी 2025 की फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 140 से भी ज्यादा फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में। कहीं ना कहीं तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपके उतार रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। अब अगला है इंजन हाउस। हाँ, एक और चीज एनसीईआरटी में लिखी है कि वो लोग कैंडल कैसे जलाते थे। ये पूरा का पूरा क्लोज जार था, तो ये कैंडल कैसे जलाई जाती थी हमसे पूछा गया है किताब में। याद रखिएगा, उन्होंने कुछ कन्वर्जिंग लेंस यूज किए। उस कन्वर्जिंग लेंस पे लाइट को डाला और जो लाइट है वो कन्वर्जिंग लेंस से एक पॉइंट पर कन्वर्ज हुई। तो यहां कहीं पर मिरर लगाओ या लेंस लगाओ जिससे लाइट उस पर पड़ती थी और फिर वो लाइट इस कैंडल की टिप पर जाके फॉल होती थी, जिसकी वजह से ये कैंडल जल रही थी। अब है इंजन हाउस। इनके हाउस में इंजन था। ठीक है, इंजन हाउस ने एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेके चलेंगे। ठीक है, इंजन हाउस ने एक्वेटिक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी के अंदर रहता है। प्लांट का नाम है हाइड्रेला। अब आप देखिए, ये एक प्लांट है। इस प्लांट का नाम क्या है बच्चों? इस प्लांट का नाम है हाइड्रेला। इस प्लांट का नाम है हाइड्रेला। इस प्लांट का नाम है हाइड्रेला। एक डब्बे के अंदर है, एक जार के अंदर है, जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है। यहाँ भी मैंने पानी भरा हुआ है। यहाँ मैंने आपकी लाइट दे दी। तो यहाँ पर मैंने आपकी लाइट दी, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने लाइट नहीं दी। तो जब मैंने लाइट दी तो बच्चों यहां पर बबल्स प्रोड्यूस हुए। अब पानी में अगर कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो पानी के अंदर बुलबुले निकलते हैं, पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां बुलबुले निकल रहे हैं पानी के अंदर। इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में यहां पर कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हुई, यहां बुलबुले नहीं निकले, तो यहां गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन था। अब आप खुद सोचिए, पानी में बुलबुले निकले, गैस प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। ऑक्सीजन तो तभी प्रोड्यूस हुआ होगा ना बेटा, जब तुम्हारा क्या हुआ होगा? जब तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो यहां फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब यहां लाइट पर फोकस किया गया है ना, कि आप जब ब्राइट लाइट में प्लांट को रखते हो, जब आप ब्राइट लाइट में प्लांट को रखते हो तो गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब आप डार्क में रखते हो, लाइट नहीं मिलती, तो गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। नेक्स्ट है वॉन सच। वॉन सच ने कहा कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, एज प्लांट ग्रो, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है। ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन क्या है? इंक्रीज होता है। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, प्लांट में ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है वो ग्रीन पार्ट में होती है। भाई ग्रीन पार्ट कौन सा होगा? जहां क्लोरोफिल मिलेगा। तो ग्रीन पार्ट पर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, यहां आपका क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा। और प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में? प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में? प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट था वो स्टार्च था। और इन्होंने बोला कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये बताया था वॉन सच ने। ये है आपका इंजन हाउस। 19th सेंचुरी तक हमें ये पता चल गया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और हमें लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, जिससे आप किसकी सिंथेसिस कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं। ये हमें 19th सेंचुरी तक पता चल गया था। ठीक। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट मैंने आपके जहन में उतार दिए हैं, 5th, 6th और ये 19th सेंचुरी तक हमें ये पता चल गया था। अब मैं आपको बताऊंगा वैन नील ने क्या किया। वैन नील ने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वैन नील ने आपका बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इन्होंने जिस पे काम किया था वो बैक्टीरिया कौन से थे? वो बैक्टीरिया थे आपके पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन दो बैक्टीरिया
पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर इन बैक्टीरिया पर काम किया। ये बैक्टीरिया कैसे है? ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा, क्या देखा? अब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं करते। हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, वो क्या पढ़ी थी? CO2 प्लस वाटर। लेकिन जब आप यहाँ पर इक्वेशन देखते हो तो वाटर नहीं है, यहाँ लिखा है H2A। H2A तो एक्चुअल में H2A का मतलब है यहाँ H2S सल्फर। H2S A का मतलब आप थोड़ी देर के लिए सल्फर मान लीजिए, H2A को आप H2S मान लीजिए। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ये जो कंपाउंड होता है ये हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है। तो अगर ये कंपाउंड हाइड्रोजन एटम रिलीज करेगा तो ये किस तरह का कंपाउंड होगा? ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा क्योंकि यहां से हाइड्रोजन एटम निकल रहे हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो हाइड्रोजन एटम किसके साथ बाइंड हो रहे हैं? वो हाइड्रोजन एटम CO2 के साथ बाइंड हो रहे हैं। मतलब CO2 हाइड्रोजन को ले रहा है, मतलब अपना क्या करवा रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया के अंदर वाटर यूज नहीं होता, वो जो कंपाउंड यूज करते हैं वो है H2S। A का मतलब है सल्फर और ये एक तरह का ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन करवाता है, हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है और वो हाइड्रोजन एटम CO2 के साथ बाइंड करते हैं। मतलब CO2 हाइड्रोजन एटम को ले रहा है, मतलब CO2 अपना रिडक्शन करवा रहा है जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज बन रहा है। इसी को बोला कार्बोहाइड्रेट बोल दो आप, या आप इसको बोल दो ग्लूकोज। और H2A, A को सबने क्या बोला? सल्फर। इसका मतलब 2A का मतलब क्या है? सल्फर है। तो बैक्टीरिया H2S यूज करते हैं तो सल्फर निकालते हैं। ये नील ने कंफर्म किया और एक लाइन और, एक स्टेटमेंट और दिया। इन्होंने बोला कि अगर बैक्टीरिया H2S को यूज करके सल्फर निकालते हैं तो जो प्लांट्स होते होंगे वो तो वाटर यूज करते हैं, तो वो वाटर यूज करते होंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करते होंगे। तो इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है? वो ऑक्सीजन वाटर से आती है, ना कि CO2 से। तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट CO2। तो ध्यान सुनिएगा, इन्होंने बैक्टीरिया पे फोटोसिंथेसिस करके ये स्टेटमेंट दिया। भाई बैक्टीरिया तो अपनी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज करता ही नहीं, तो जब बैक्टीरिया वाटर यूज करता ही नहीं तो भाई ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगी। बैक्टीरिया तो H2S यूज कर रहा है तो सल्फर निकाल रहा है, बैक्टीरिया वाटर यूज करता ही नहीं, इसलिए बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस कैसा है? नॉन ऑक्सीजनिक, मतलब आपका जो ऑक्सीजन होता है वो आपका रिलीज नहीं होता। लेकिन प्लांट H2S यूज नहीं करते। अगर H2S यूज नहीं करते, प्लांट यूज करते हैं वाटर। तो अगर बैक्टीरिया H2S यूज करके सल्फर निकालता है तो प्लांट वाटर यूज करके ऑक्सीजन निकालते होंगे, मतलब ऑक्सीजन वाटर से आती है ना कि CO2 से आती है। ये स्टेटमेंट दिया था वेन नील ने, बट इसको प्रूफ नहीं कर पाया, बट डिडंट प्रूफ। बस एक बात कही, अनकही, बट इसको प्रूफ नहीं कर पाया। इसी को प्रूफ किया था र्यूबेन एंड कैमन ने। इन्होंने हेवी आइसोटोप यूज किया, ये CO2 वाटर, यहां जो ऑक्सीजन था वो 16 वाला था और यहां ऑक्सीजन वाटर में 18 वाला था। तो इन्होंने यहां रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज की। ठीक है, यहां ऑक्सीजन 16 वाला था, यहां ऑक्सीजन 18 वाला था। तो जब यहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ तो वो ऑक्सीजन 18 वाला प्रोड्यूस हुआ। तो 18 वाला वाटर का ऑक्सीजन था, ना कि CO2 का। मतलब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में वाटर से रिलीज होती है, ना कि CO2 से। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपके जहन में उतर गई है, आपको लेक्चर यहां तक पसंद आया तो आप लेक्चर लाइक कर सकते हैं और एक बार आप यस लिख दीजिए। एक बार आप सभी लोग यस लिख दीजिए। एक बार आप सभी लोग यस लिख दीजिए जल्दी से। मिसेस मेहरा जी नमस्ते। नमस्ते। आपके पास ना हमारी कैच की हल्दी शायद गलती से इस डिलीवरी बॉय ने आपको डिलीवर कर दी। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे मेहरा और नेहरा में, सॉरी। तभी मैं सोचूं आज पतिदेव के खाने में इतनी रंगत कैसे आई? उन्होंने मेरी कैच की हल्दी इस्तेमाल कर ली। हाँ, सर के लंच का क्या होगा? हमारे यहाँ आइए मेहरबान, दिल खटखटाइए, खिदमत में है खड़े, शौक फरमाइए। कैच हल्दी ही लाती है खाने में असली रंग, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, एक दूसरे को जानने। इस लेक्चर को हमारे एक मित्र हैं, आगरा में है वो, आगरा में वो किसी लोकल कोचिंग में पढ़ाते हैं, है ना, अनिल सर उनका नाम है। तो उनको भी मैंने ये लिंक सेंड किया था। वो हमारे परिचित है 2013 से, है ना। 2013 में हम उनसे 2013-14 में हम उनके साथ पढ़ाते थे। तो वैसे उनका मैसेज आया था अभी, तो बोले सर क्या हाल चाल है, हमने कहा लेक्चर ले रहे हैं, बोला लिंक भेज दीजिए। तो हमने अभी उनको लिंक भेज दिया, है ना। तो कह रहे हैं कि सर हम भी आपका लेक्चर देख रहे हैं, है ना। वो केमिस्ट्री के टीचर है, अनिल सर है ना। तो एक बार अनिल सर वो भी लिख दीजिए उनके सम्मान में, उनको अच्छा लगेगा। बहुत पुराने मित्र हैं, 2013-14 के टाइम केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मैं बॉटनी पढ़ाता था। तो एक बार अनिल सर वो भी लिख दीजिए, तो वो देख रहे होंगे या बाद में कभी भी, तो उनको उनका सम्मान बना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका वो है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट को आप समझिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन का नाम एंगलमैन क्यों था? ये नहीं वो एंगल बनाते हैं ये कारण नहीं है। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है ना, और इनकी रिस्पेक्ट बड़ी रहनी चाहिए क्योंकि ये सब बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने एक प्रिज्म लिया।
लाइट को पास कराया तो वो लाइट स्प्लिट हो गई, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में, ठीक है। ये आपका वायलेट कलर, ये आपका इंडिगो, ये आपका ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। तो जब आपके प्रिज्म से लाइट को क्रॉस कराया गया तो वो लाइट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में स्प्लिट हो गई, डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो गई, ठीक है, VIBGYOR, ठीक। और ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आपकी किसके ऊपर गिरी है, एक एल्गी के ऊपर गिरी, उस एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा। तो ये जो एल्गी है आपका, इस एल्गी का नाम क्या है, इसका नाम है आपका क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा के ऊपर आपकी लाइट गिराई गई। तो क्लैडोफोरा के ऊपर यहां रेड लाइट गिरी, यहां ऑरेंज लाइट गिरी, येलो गिरी, ग्रीन गिरी, ब्लू गिरी, इंडिगो गिरी और वायलेट लाइट गिरी। साथ में हमने एक सस्पेंशन यूज किया एरोबिक बैक्टीरिया का, हमने एरोबिक बैक्टीरिया भी यूज किए, ठीक है। और हमने यहां क्या यूज किया, हमने यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया भी यूज किए। हमने यहां पर कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्लैडोफोरा एल्गी पर यहां रेड लाइट गिरी तो यहां पर आपका एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ आई। जहां क्लैडोफोरा पर ऑरेंज लाइट गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ आई, जहां येलो गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ आई, क्लैडोफोरा पे जहां ग्रीन लाइट गिरी वहां भी आई, जहां ब्लू लाइट गिरी वहां भी ग्रोथ आई, जहां इंडिगो गिरी वहां भी ग्रोथ आई, जहां वायलेट गिरी वहां भी ग्रोथ आई। मतलब ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये है एरोबिक बैक्टीरिया, ये है एरोबिक बैक्टीरिया। तो क्लैडोफोरा पर जहां रेड लाइट गिरी वहां एरोबिक बैक्टीरिया मिले, जहां ऑरेंज लाइट गिरी वहां एरोबिक बैक्टीरिया, येलो गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया, जिस पोर्शन पे ग्रीन गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया, जहां ब्लू गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया, जहां इंडिगो गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया, जहां वायलेट गिरी वहां भी एरोबिक बैक्टीरिया। अब यहां एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां क्या रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी। ऑक्सीजन यहां कैसे आई, ऑक्सीजन यहां कैसे आई, ऑक्सीजन यहां आई, इसका मतलब यहां फोटोसिंथेसिस हुआ। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हर वेवलेंथ की लाइट में होता है, फोटोसिंथेसिस हर वेवलेंथ की लाइट में होता है। लेकिन सर हमने एक चीज नोट की, क्या नोट की सर, यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मिले हैं, तो इसका मतलब यहां ऑक्सीजन ज्यादा है। इसका मतलब प्लांट किस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना पसंद करता है, प्लांट ब्लू लाइट को और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना पसंद करता है। तो प्लांट किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना पसंद करता है, तो जो प्लांट होते हैं, है ना, जो प्लांट होते हैं उसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं, प्लांट्स के जो पिगमेंट है बच्चों वो ब्लू और रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। और इस चीज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इस चीज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इस चीज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। भाई एरोबिक बैक्टीरिया तो हर रीजन ऑफ लाइट में मिले, इसका मतलब 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है जिसको आप PAR बोलते हैं, जिसको आप फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो लाइट होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की, इसको 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, इस पूरी लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे पता चला, क्योंकि हर रीजन पर एरोबिक बैक्टीरिया मिले, वो तभी मिले होंगे जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ होगा। लेकिन जहां रेड और ब्लू लाइट गिरी वहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मिले, इसका मतलब प्लांट्स के जो पिगमेंट होते हैं वो ब्लू और रेड रीजन की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके वो CO2 का फिक्सेशन करते हैं। CO2 का फिक्सेशन करना मतलब फोटोसिंथेसिस करना, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व करना, इस चीज को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, इस चीज को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है पिगमेंट ने ब्लू और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब किया, बट एब्जॉर्ब करके क्या होता है, इन द एंड एब्जॉर्ब करके क्या होता है, इन द एंड एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें CO2 को फिक्स किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को इवॉल्व किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि CO2 का फिक्सेशन हो रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा CO2 का फिक्सेशन होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम भी सबसे ज्यादा उसी लाइट में होता है जिस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करना एक्शन स्पेक्ट्रम, पिगमेंट्स के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइट को एब्जॉर्ब करके CO2 को फिक्स करना एक्शन स्पेक्ट्रम, लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करना एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन करना एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेसिस करना एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ब्लू और रेड में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है और इन्हीं लाइट में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। बच्चों ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था वो आपका दिया था किसने, एंगलमैन साहब ने दिया था। अब मैं इस चीज को और बेहतर तरीके से आपको ग्राफ से समझाता हूं, ठीक है, ग्राफ से समझाता हूं। देखिए ध्यान से, ये एक ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये ब्लू कलर की लाइन देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन यहां पर उठी, फिर गिर गई, फिर गिर गई, गिर गई, गिर गई, गिर गई और यहां पर जाकर उठी है। तो ये जो ब्लू कलर, इसका मतलब दो पहाड़ बन रहे हैं, एक पहाड़ यहां बना और एक पहाड़ यहां बना। तो ये ब्लू कलर का पीक दो ही जगह पर उठा हुआ है, बाकी जगह पर लेटा हुआ है। तो जिस जगह पर उठा हुआ है ये रीजन है ब्लू और ये रीजन है रेड। इसका मतलब सबसे ज्यादा लाइट जो क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है वो ब्लू और रेड रीजन में की गई है। तो ब्लू और रेड रीजन की लाइट सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है, क्योंकि ये दो पहाड़ इसी रीजन में
बाकी रीजन में लेटे हुए हैं। ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ब्लू कलर क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम है। ब्लू कलर वाला जो पीक है वो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो आप क्लोरोफिल बी की पीक देखिए, मोर और लेस वो भी ब्लू रीजन में होती है और रेड रीजन में होती है। भाई ब्लू और रेड की कोई एक फिक्स पर्टिकुलर वेवलेंथ थोड़ी ना होगी, उनकी अपनी रेंज होगी, है ना, उनकी अपनी रेंज होगी। तो आप क्लोरोफिल बी की पीक देखिए, यहां होती है ग्रीन कलर की और यहां होती है ग्रीन कलर की। आप ब्लू कलर का किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है? क्लोरोफिल ए का। ग्रीन कलर का किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है? क्लोरोफिल बी का। तो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का देखिए या बी का देखिए, इनकी पीक दो जगह पर होती है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। मतलब ये पिगमेंट ब्लू और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एनसीईआरटी ने हमसे वेवलेंथ पूछी है, तो मैंने क्लोरोफिल ए का वेवलेंथ दिया है ब्लू रीजन में 430 और रेड रीजन में 660। क्लोरोफिल बी का मैंने ब्लू रीजन में दिया है 450 और रेड रीजन में दिया है 630। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो थोड़ा और आगे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो वायलेट ब्लूइश ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। ये जो येलो कलर की पीक है ये कैरोटिनॉइड्स की है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए भी चाहिए, क्लोरोफिल बी भी चाहिए और कैरोटिनॉइड्स भी चाहिए। कैरोटिनॉइड्स की जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है कैरोटिनॉइड्स के द्वारा, वो वायलेट और ब्लूइश ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। कैरोटिनॉइड की जो वेवलेंथ है वो 450 से 550 नैनोमीटर है। तो ये जो चीज है ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया गया है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं, ठीक। ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, लेक्चर पसंद नहीं आएगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, है ना। जब तक जुड़े रहेंगे आपको किसी भी मोमेंट में लेक्चर पसंद आए आप लेक्चर डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। एक्शन स्पेक्ट्रम देखिए इस जगह पर उठा हुआ है और इस जगह पर उठा हुआ है। एक्शन स्पेक्ट्रम आपको क्या दिखाता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको ये दिखाता है कि पिगमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो या बी हो या कैरोटिनॉइड हो, वो किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, किस रीजन की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है। लेकिन एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? एक्शन रिएक्शन। एब्जॉर्ब करके एक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस का रेट जानना हो, एक्शन स्पेक्ट्रम। किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में देखिए यहां उठा हुआ है, फिर फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और यहां इस रीजन में ज्यादा है और इस रीजन में ज्यादा है। तो मतलब ये जोन ब्लू हो गई, ये जोन रेड हो गई। तो दो जगह पर पहाड़ है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में है। तो जिस रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उसी रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है। जिस रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उसी रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ये दोनों ग्राफ समझ में आए, बेसिक से आए हैं तो एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल बने रहना, बहुत क्वालिटी के साथ लेक्चर को खत्म किया जाएगा, ठीक है। हमारी आप जो ऑडियंस है वही हमारी ताकत है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ अगर आपको समझ में आए हैं तो आप यस लिख दीजिए, ये आप यस लिख दीजिए। अब जो मैं पॉइंट बोलूंगा 5 से 6 बार बोलूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये क्लोरोफिल ए का नहीं है, ये सारे पिगमेंट्स का है। मतलब लाइट क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी भी एब्जॉर्ब करता है और कैरोटिनॉइड भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये किसी एक पर्टिकुलर पिगमेंट का नहीं है। एक्शन स्पेक्ट्रम लाने में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने में क्लोरोफिल ए का भी रोल है, क्लोरोफिल बी का भी रोल है और कैरोटिनॉइड का भी रोल है। मतलब यहां पर जो रोल है वो क्लोरोफिल ए का भी है, क्लोरोफिल बी का भी है और कैरोटिनॉइड का भी है। ये ओवरऑल एक्शन स्पेक्ट्रम है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, लेकिन ये जो ब्लू कलर की पीक आपको दिखी है ये सिर्फ क्लोरोफिल ए पिगमेंट के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब किया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ब्लू कलर की जो पीक है ये सिर्फ क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस का रेट आया है ये सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, ये क्लोरोफिल ए का भी रोल है, क्लोरोफिल बी का भी रोल है और कैरोटिनॉइड का भी रोल है। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्शन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर किया। आपने क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ एक्शन स्पेक्ट्रम को कंसीडर किया। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का है, लेकिन ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्लोरोफिल ए की वजह से नहीं है, ये इसमें क्लोरोफिल ए का भी रोल है, क्लोरोफिल बी का भी रोल है और कैरोटिनॉइड का भी रोल है। तो फोटोसिंथेसिस में ये जो रेट मैक्सिमम आए हैं, ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है। ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, तो इसमें रोल क्लोरोफिल ए का भी है, क्लोरोफिल बी का भी है और कैरोटिनॉइड का भी है। तो आप क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जब एक्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं तो इस जगह पर तो ये ओवरलैप होता है, इस जगह पर भी ओवरलैप होता है, बट यहां ओवरलैप नहीं होता। तो आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंप्लीटली मैच क्यों नहीं करता? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंप्लीटली मैच क्यों नहीं करता? अगर ये एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्लोरोफिल ए की वजह से होता तो ये कंप्लीटली मैच कर जाता। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम क्लोरोफिल बी भी लाइट एब्जॉर्ब करता है, कैरोटिनॉइड भी लाइट एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल बी का भी रोल होता है, कैरोटिनॉइड का भी रोल होता है, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस में मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, लेकिन
लेकिन आप क्लोरोफिल बी पिगमेंट और कैरोटिनॉइड पिगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, वो लोग भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंप्लीटली मैच इसलिए नहीं होता क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड का भी रोल है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ये दोनों ग्राफ कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होते। ये दोनों ओवरलैप तभी हो सकते थे कंप्लीटली जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोफिल ए का रोल होता। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो क्लोरोफिल ए का दिखाते हो, लेकिन ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम आता है क्लोरोफिल ए का भी रोल है, बी का भी रोल है, कैरोटिनॉइड का भी रोल है। इसलिए ये दोनों ग्राफ कंप्लीटली मैच नहीं होते। बच्चों आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। इसका मतलब लाइट क्लोरोफिल बी के द्वारा भी अब्सॉर्ब की जाती है, लाइट कैरोटिनॉइड के द्वारा भी अब्सॉर्ब की जाती है। आपने जो ये पीक दिखाई ब्लू वाली, ये सिर्फ क्लोरोफिल ए दिखाई है, तो सिर्फ क्लोरोफिल ए से पूरा मैच नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट क्लोरोफिल बी भी अब्सॉर्ब करता है और कैरोटिनॉइड भी अब्सॉर्ब करता है। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। अब एक यहां पर एक चीज है उसको देखिएगा, एक चीज है उसको देखिएगा, लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने मीसोफिल सेल बनाई और यहां पर भी मैंने मीसोफिल सेल बनाई है, ठीक है। मीसोफिल सेल ये जो है, ये या मैं कहूं ये मीसोफिल सेल की क्या है, वॉल है। ये वॉल है, इसकी वॉल है मीसोफिल सेल। और मीसोफिल सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। लाइट की इंटेंसिटी कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। लाइट जो है बहुत हाई इंटेंसिटी की नहीं है, ठीक है, हल्की सी लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो इस लाइट को बेटर यूटिलाइज करना पसंद करेंगे। भाई आप कुछ सोचिए, आपके घर में चीनी कम है, तो अब 3-4 दिन तक आपको वो चीनी संभालनी है, उसके बाद ही आप मार्केट से चीनी ले सकते हो। तो जो भी चीनी थोड़ी बहुत बची है आप उसको बहुत इफेक्टिवली तरीके से यूज करोगे, एक एक दाना उसका अच्छे से यूज करोगे। चाय में डालते हुए ऐसा ना हो कि चम्मच से 2-4 दाने गैस में गिर जाए, नहीं, आपके लिए एक एक दाना कीमती है। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम है तो क्लोरोप्लास्ट इस लाइट को बेटर यूटिलाइज करना चाहता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो वॉल ऑफ मीसोफिल सेल्स के पैरेलल क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो गया। तो लो लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो भाई ये क्या है, ये तो वॉल है, किसकी वॉल है, मीसोफिल सेल की वॉल है। और आपका क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो गया है, ऐसे अरेंज हो गया है। क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो गया है, क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो गया है। मतलब वो अरेंज हो गया है कैसे, वो अरेंज हो गया है पैरेलल टू वॉल ऑफ मीसोफिल सेल। अब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को थोड़ा बचाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आप देखिए कैसे अरेंज होगा, ये है वॉल ऑफ मीसोफिल, वॉल ऑफ मीसोफिल। यहां देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हुआ है, बताइए पैरेलल अरेंज हुआ है या परपेंडिकुलर अरेंज हुआ है, वॉल के कैसे अरेंज हुआ है। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर टू वॉल ऑफ मीसोफिल सेल अरेंज हो जाता है। तो यहां कैसे अरेंज है, वॉल के पैरेलल है। यहां कैसे अरेंज होता है, परपेंडिकुलर अरेंज होता है, ठीक है। ग्राफ हो गए, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट। तो इफ वी कंपेयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए विद एक्शन स्पेक्ट्रम, सो इट ओवरलैप at some region but not overlap completely। पूरा का पूरा completely overlap क्यों नहीं हुआ, क्योंकि during photosynthesis light also absorbed by chlorophyll B और carotenoids। तो ये जो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स होते हैं ये भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, फोटोसिंथेसिस में। और जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। तो कौन सा पिगमेंट है जो मेन होता है, क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट है जो यूनिवर्सल होता है, क्लोरोफिल ए। और बाकी ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल बी हो आपका या कैरोटीन हो या ज़ैंथोफिल हो, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, इनको आप बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड इन्हीं को आप बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। भाई फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा पिगमेंट है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, तो वो है आपका क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आए। पहला कि ये मेन पिगमेंट क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। सर डायरेक्टली पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है। क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड एसेसरी पिगमेंट क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। सर दो चीजों का मतलब बताइए, पहला इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है। जब आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का मतलब बताएंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूं, आप उसके लिए वेट करिए। अगले 15 मिनट के अंदर ये दोनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस में
लाइट कौन कौन से पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं? भाई क्लोरोफिल ए भी लाइट एब्जॉर्ब करता है, बी भी एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीन भी एब्जॉर्ब करता है लाइट, और ज़ेंथोफिल भी लाइट एब्जॉर्ब करता है। भाई लाइट को क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करता है, बी भी एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीन भी एब्जॉर्ब करता है, ज़ेंथोफिल भी एब्जॉर्ब करता है। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये जो तीनों हैं, बी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, इनको एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। सर इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है वो बताइए, अभी बताता हूं। क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। सर सारी चीज समझा, मेन पिगमेंट है ये भी समझा, एसेसरी पिगमेंट कौन है ये भी समझा, बस एक चीज नहीं समझा कि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है और फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है। ये दोनों पॉइंट मैं भी आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया, हमने एक लीफ के अंदर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उसको पेपर पर आइसोलेट किया। अब हमने एक लैब में एक पेपर होती टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया, लीफ का जो भी पिगमेंट है उस पिगमेंट को एक पेपर पर सेपरेट कर दिया, पेपर पर आइसोलेट कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर पर कौन कौन से पिगमेंट है, कि पेपर पे कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, कौन सा क्लोरोफिल बी है, कौन सा कैरोटीन है, कौन सा ज़ेंथोफिल है। तो पेपर पर तो पत्ती का जो कलर होता है वो किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं होता, पत्ती का जो कलर है वो 4 पिगमेंट की वजह से है। क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है पेपर पर, अगर आपको कलर मिलेगा ब्लूइश ग्रीन तो वो क्लोरोफिल ए होगा। अगर आपको मिलेगा येलोइश ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन तो वो क्लोरोफिल बी होगा। अगर पेपर पर आपको मिलेगा येलो कलर तो वो ज़ेंथोफिल होगा, और आपको पेपर पर मिलेगा येलो या येलो टू थोड़ा ऑरेंज तो वो आपका कौन सा होगा, कैरोटीन होगा। तो जब आपने लीफ से पेपर पर डिफरेंट पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, तो आपको अलग अलग कलर मिले। तो लीफ में जो कलर होता है वो किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं होता, वो इन 4 पिगमेंट की वजह से होता है, जिसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल को मिलाकर आप कैरोटीनॉइड बोलते हैं। अब इन तीनों को आप क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड में कौन आया, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, इनको आप एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। अब आई बात घूम फिर कर कि इनडायरेक्टली का क्या मतलब है और डायरेक्टली का क्या मतलब है, तो मैं ये आपको समझाता हूं, है ना, ये मैं आपको समझाता हूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा देता हूं। आप हेडिंग डालेंगे फोटो सिस्टम 1, इसी को बोलते हैं PS1। तो बच्चों इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बच्चों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को छोड़ के बाकी की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप ये कीजिए। इन सवालों के जवाब अब मैं आपको दूंगा। जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। चलिए यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, अब आप ध्यान से समझिएगा। बच्चों एक चीज थी ग्रेना का पार्ट था थैलेकॉइड, और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट है पिगमेंट्स। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट है पिगमेंट्स। अब मैं थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन आपको दिखाई जाएगी, ये देखिए, ये रही थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन किसी की भी हो, भाई मेम्ब्रेन किसी की भी हो, उसमें क्या मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, है ना। मेम्ब्रेन किसी की भी हो उसमें क्या मिलते हैं, आपके लिपिड्स मिलते हैं। ये देखिए मेम्ब्रेन किसी की भी हो उसमें आपके क्या मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। आपका यहां पर एक चीज मिलेगी मेम्ब्रेन में जिसको आप बोलेंगे क्लोरोफिल ए। ये जो क्लोरोफिल ए आपको सिग्नल दिख रहा है इसी को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। तो फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है लाइट, सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सिस्टम में क्या आ जाएंगे, पिगमेंट्स आ जाएंगे। फोटो का मतलब है लाइट, सिस्टम का मतलब है यहां पर पिगमेंट। तो बच्चों आपका PS1 फोटो सिस्टम 1 का मतलब क्या है, तो फोटो सिस्टम 1 में आपकी दो चीजें हैं। एक है आपका रिएक्शन सेंटर, है ना, एक है आपका रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का मतलब होता है क्लोरोफिल ए। ध्यान समझना, बहुत बेसिक से उठाऊंगा, एकदम फील करा के बताऊंगा, ठीक है। ऐड बता रहे हैं यहां देखो, ठीक है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ये जो क्लोरोफिल ए है ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करना पसंद करता है, ये क्लोरोफिल ए एक ही वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी, 700 नैनोमीटर। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए है, ये तेरी एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ काफी ज्यादा है। तो अगर इस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो बताओ इस लाइट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इस लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो इस क्लोरोफिल ए पर जो एनर्जी आएगी वो काफी लेस आएगी, इस लाइट से जो एनर्जी आएगी वो काफी लेस एनर्जी होगी, काफी लेस एनर्जी होगी। भाई क्लोरोफिल ए जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। फॉर्मूला लगाया E = x अपॉन लैम्डा,
जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसमें एनर्जी कम। तो इसकी एनर्जी क्या है? कम है। इसकी एनर्जी क्या है? इसकी इस वेवलेंथ में एनर्जी क्या है? आपका कम है। तो होता क्या है, यहां कुछ और भी चीजें होती हैं रिएक्शन सेंटर के अलावा, जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में बोलते हैं LHC1। अब LHC का क्या मतलब है? LHC के अंदर दो चीजें हैं, एक है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और दूसरा है प्रोटीन। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP1। अब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में कौन आते हैं? इसमें आता है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अच्छा, इनको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। हाँ, इन्हीं को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, इन्हीं को बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। तो यहां आपके और भी पिगमेंट्स हैं, यहां आपके और भी पिगमेंट्स हैं। तो ये जो पिगमेंट आपको दिख रहे हैं, इन पिगमेंट को, इसके सराउंडिंग में आपको जो पिगमेंट दिख रहे हैं, इन पिगमेंट को बोलते हैं LHP1। और इसमें आपके क्या है? क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। आपका क्लोरोफिल बी है, आपका क्या है? कैरोटीन है, आपका ज़ैंथोफिल भी है, आपका ज़ैंथोफिल भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये 700 नैनोमीटर वाले नहीं है। ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ये 450 की हो सकती है, 550 की हो सकती है, 580 नैनोमीटर की हो सकती है। तो एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब इनकी एनर्जी लो होगी या हाई होगी? इनकी एनर्जी हाई होगी। तो ये क्या करते हैं? ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसने एनर्जी यहां ट्रांसफर की, इसने एनर्जी यहां ट्रांसफर की और इसने एनर्जी मेन रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफर की। इस कैरोटीन से एनर्जी यहां ट्रांसफर हुई, इस कैरोटीन से एनर्जी यहां ट्रांसफर हुई, इस कैरोटीन से एनर्जी यहां ट्रांसफर हुई। तो ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं किसको? मेन रिएक्शन सेंटर को। तो ये आपकी क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं किसको? मेन रिएक्शन सेंटर को। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, जिनको आप लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बोल रहे हैं, इनको एसेसरी पिगमेंट बोल रहे हैं, इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। ये छोटी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। उस एनर्जी को मेन रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि रिएक्शन सेंटर पर जो लाइट आ रही थी उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, उसकी एनर्जी कम थी। तो अब क्लोरोफिल ए को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई। नाउ क्लोरोफिल ए गेट सफिशिएंट एनर्जी। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप ये सीखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप ये सीखिए। PS1 में रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और उसमें आपके प्रोटीन। तो इन्होंने अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करी। हां, क्लोरोफिल बी भी होगा, क्लोरोफिल बी भी करेगा, क्लोरोफिल बी भी करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल बी भी करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल बी भी करेगा, क्लोरोफिल बी भी करेगा, ठीक है। नाउ क्लोरोफिल ए गेट सफिशिएंट एनर्जी। कहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई? कहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है? क्लोरोफिल बी होगा सर। कहां क्लोरोफिल बी होगा भाई? शॉर्टर वेवलेंथ एसेसरी पिगमेंट। ओके ओके ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लोरोफिल बी अब ठीक है। नाउ इट्स ठीक है, अब सही है, ओके ठीक है। क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट अपनी एनर्जी मेन क्लोरोफिल ए को देते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करते हैं। क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल ए जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप है किसका? लाइट रिएक्शन का। अब इसके क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, किसके पास गए तो बात की बात है, ये तो हम लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे। बट क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, ये लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। क्यों गए? बात की बात। किसके पास गए? बात की बात, बताया जाएगा। क्यों गए? बताया जाएगा। किसके पास गए? बताया जाएगा। क्यों गए? बताया जाएगा। बट इनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप है। और उनके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जो आपके कैरोटेनॉइड्स हैं, जो आपके क्लोरोफिल बी हैं, जो आपके एंटीना मॉलिक्यूल हैं, जो आपके एसेसरी पिगमेंट हैं, इनका रोल है, इनका रोल है। इसका मतलब ये अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को देते हैं और इलेक्ट्रॉन किसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया? क्लोरोफिल ए का गया। तो इन लोगों ने फोटोसिंथेसिस में, एसेसरी पिगमेंट्स ने फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया? इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। और जिसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, उसने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। इसने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया, इन पिगमेंट्स ने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। क्या आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब समझ में आ गया? तो यस लिखिए। ये अपनी एनर्जी इसको देते हैं, ठीक। भाई आप ऐसे समझिए, ये एक कागज है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक। मैं ये शिवानी को देना चाहता हूं, तो मैंने ये डायरेक्टली शिवानी को नहीं दिया, मैंने शिवानी की दोस्त को दिया। समझना मेरी बात को, मैं डायरेक्टली शिवानी को नहीं दे रहा, ठीक है, मेरी बात को समझना। तो यहां जो एनर्जी है, ध्यान समझिएगा, ये एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास गई और क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए। तो क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट हो गया, लेकिन इसकी एनर्जी क्लोरोफिल ए पर गई। तो
इन्होंने क्लोरोफिल ए को एनर्जी दी क्योंकि क्लोरोफिल ए जिस लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी एनर्जी कम थी। तो इन्होंने एसएसपी पिगमेंट में फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया और ये मेन है लुच्चा लुच्चा नहीं लुक्खा, इसने मेन पार्टिसिपेट किया। बच्चों एक बार फिर से आप यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई है आप तो पीएस1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एनसीईआरटी में लिखा है इसका सिंगल मॉलिक्यूल है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये है आपके पिगमेंट, ये है आपका पीएस1। और एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हैं पीएस2, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फोटो सिस्टम 2 कि भाई फोटो सिस्टम 2 क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्या है, ये पीएस1 है तो फिर पीएस2 क्या है, हल्का सा डिफरेंस है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एलएचसी, यहां 1 की जगह 2, बस डिफरेंस ये है यहां जो क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करता है वो 680 नैनोमीटर की करता है, यहां जो रिएक्शन सेंटर था उसने लाइट एब्जॉर्ब की थी 700 नैनोमीटर की। तो पीएस1 में रिएक्शन सेंटर जो है जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, पीएस2 में जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। बाकी सारी चीजें सेम है। LHP2 ये आपका प्रोटीन सब कुछ सेम है। तो इनको 1 और 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, ये बाद में डिस्कवर हुआ, लेटर सेकंड डिस्कवर। तो बस बोलते हैं बस डिस्कवर हुआ, ये सेकंड डिस्कवर हुआ। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपका लाइट रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं आपका क्या स्टार्ट करूंगा, लाइट रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो करीब हमें अभी 2 घंटा नहीं हुआ है, 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपका लाइट रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो एडीपी प्लस आईपी ये जुड़ते हैं तो आपका बनता है एटीपी। इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो जब लाइट की प्रेजेंस में होती है तो आप इससे पहले वर्ड लगा दीजिए फोटो, तो इसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में लाइट की प्रेजेंस में आपकी एनर्जी फॉर्म होती है। और फोटो फॉस्फोराइलेशन 2 तरीके के होते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन 2 तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं आप साइक्लिक। एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं आप साइक्लिक, ठीक है। एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं साइक्लिक। तो जो नॉन साइक्लिक होता है उसकी साइट होती है ग्रेना, और ग्रेना की यूनिट क्या है, थैलेकॉइड, ठीक। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, पहले नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं फिर साइक्लिक पढ़ूंगा, फिर साइक्लिक की साइड बताऊंगा, पहले पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक। तो बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दीजिए नॉन साइक्लिक और पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है। जितना अच्छे से फोकस कर सकते हो उतना पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सर ने थैलेकॉइड बनाया है, ये जो सर ने बनाया है ये आपका थैलेकॉइड बनाया। अगर कोई पूछे कि भाई ये सर ने क्या बनाया है तो ये आपका थैलेकॉइड बनाया है। और बड़ा बनाया है ना, और बड़ा बना देता हूं। ये सर ने बनाया है थैलेकॉइड, ये सर ने बनाया है थैलेकॉइड। ग्रेना का क्या बनाया है, थैलेकॉइड। अब जरा ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना, ठीक है। अच्छे से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। तो ये जो थैलेकॉइड है, जब आप एक थैलेकॉइड को देखते हो, है ना, जब आप एक थैलेकॉइड को देखते हो, है ना, आप यहां पर देखिए, जब आप एक थैलेकॉइड को देखते हो इस तरीके से, जब आप एक थैलेकॉइड को देखते हो, ये देखिए इस तरीके से थैलेकॉइड होते हैं ग्रेना, इस तरीके से ग्रेना में क्या होते हैं, थैलेकॉइड होते हैं, इस तरीके से ग्रेना में क्या होते हैं, थैलेकॉइड होते हैं। तो ये क्या है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। और ये जो खाली खाली जगह है बीच में कैविटी जैसी, ये है ल्यूमेन, ये है ल्यूमेन। तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रेना हो गया। इंडिविजुअल क्या है, ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड, इसको मिलाकर क्या बोल दिया, ग्रेना। अब सर ने ये बनाया है थैलेकॉइड, आपको पता होना चाहिए बेटा ये सर ने बनाया है ल्यूमेन, और ये जो आपको दिख रही है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन दिख रही है। तो कोई आपसे पूछे कि बच्चों ये आपको क्या दिख रही है, तो आप बताना कि ये सर ने थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन बनाई है। तो अगर ये थैलेकॉइड है तो ये बाहर का रीजन क्या है, ये बाहर का रीजन क्या है, ये बाहर का रीजन है स्ट्रोमा। भाई क्लोरोप्लास्ट में क्या था, क्लोरोप्लास्ट में क्या था, भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना था, ग्रेना की थैलेकॉइड थी, ये खाली रीजन क्या था, स्ट्रोमा। तो थैलेकॉइड के बाहर का रीजन क्या था, स्ट्रोमा। तो अगर सर ने यहाँ थैलेकॉइड बनाया है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमेन है, तो बाहर का रीजन क्या है, बाहर का जो रीजन है वो है आपका स्ट्रोमा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिखा है ये है क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, आरसी, आरसी मतलब रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। अब इसके सराउंडिंग में भी आपको दिख रहे होंगे, ये है आपके LHP लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। अब आप मेरे को बताइए, सोच के बताइए, ठीक है भाई, लाइट इसके पास भी आई होगी, इसने इसको ट्रांसफर की, लाइट इसके पास भी आई, इसने एनर्जी इसको ट्रांसफर की। ये जो क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए, देखो 2 फोटोन आए, 2 फोटोन आए। तो क्लोरोफिल ए ने कौन सी लाइट एब्सॉर्ब की, 680 नैनोमीटर। आप बताइए ये कौन सा फोटो सिस्टम है, PS1 या PS2, बताइए। मेन जो रिएक्शन सेंटर है
मेन जो, अरे क्या लिख रहा है ये, महाराष्ट्र से प्रिया, हिट में लिख रहा है महाराष्ट्र से प्रिया, अरे प्रिया बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पर देख ले, किसी काम की नहीं बचेगी, लुकी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पे देख ले, ठीक है, यहाँ देख, बताओ ये PS1 है या PS2 है। यहाँ क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, यहाँ जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये PS1 है या PS2 है, बताओ। ये PS2 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को बताइए, अगर क्लोरोफिल ए पर 2 फोटोन गिरे हैं तो फिर क्लोरोफिल ए से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बताइए। एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्लोरोफिल ए का, 2 फोटोन गिरे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लोरोफिल ए के कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। क्लोरोफिल ए पर 2 फोटोन गिरे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके से जवाब देते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन कहां गए, इसके इलेक्ट्रॉन जिसके पास गए हैं उसका नाम है पियोफाइटिन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पियोफाइटिन। तो पियोफाइटिन, अगर आप क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम निकाल दीजिए, बच्चों क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसके अंदर पोरफायरिन हेड होता है, पाइरोल टेल होता है ना, 4 पाइरोल रिंग होती है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है, बट हमें पढ़ना नहीं है। तो क्लोरोफिल ए से मैग्नीशियम निकाल दीजिए, क्लोरोफिल ए विदाउट मैग्नीशियम इज कॉल्ड पियोफाइटिन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पियोफाइटिन ने लिया, तो पियोफाइटिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सबसे पहले क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो ये आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अब आप मेरे को बताइए, क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए और उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है कौन, उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है पियोफाइटिन। तो पियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लेता है जो क्लोरोफिल ए के निकलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे कुछ बताइए, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन का रीजन ल्यूमेन के पास होगा उसको आप बोलेंगे इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो ल्यूमेन की तरफ होता है, ये वाला हिस्सा, भाई ये वाला हिस्सा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का ल्यूमेन की तरफ है, तो आप इसको बोलेंगे इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो स्ट्रोमा की तरफ होता है, भाई थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है वो किसको फेस कर रहा है, स्ट्रोमा को फेस कर रहा है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का ये हिस्सा स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, तो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का इनर पार्ट है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो ल्यूमेन की तरफ होता है उसको इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो स्ट्रोमा को फेस करता है उसको आप आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए पियोफाइटिन की लोकेशन कहां है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर या इनर साइड पर, बताइए बताइए। ए मास्टर, ए लुखे, ऐसे मत बोल बेटा, वरना मैं वही मास्टर बेटा, छाता। हाँ भाई बताइए, आउटर साइड पर है, बहुत बढ़िया, आउटर साइड पर है, ठीक है, आउटर साइड पर है। तो अगर कोई आपसे इसकी लोकेशन पूछे तो इसकी लोकेशन है आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, OSOM, ऑसम, ऑसम, ठीक है, OSOM, वो AW वाला ऑसम नहीं है, ऑसम बना दूंगा, मौसम नहीं, वो नहीं है, OSOM, OSOM, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। साले हंसने लगे, हंसने लगे, हंस लो। इस दुख भरी जिंदगी में एक बार मुस्कुराने में क्या जाता है, एक बार हंस लीजिए। ले गए बेटा, वहीं ले गए, बना देंगे मौसम, सालो पढ़ लो, नीट आने वाला है, बनवाओ तुमसे मौसम, अभी मान जाओ, बता रहा हूं, कहीं ज्यादा ही बड़े बदमाश बन रहो। हाँ अरे सुधर जा। Your DevOps journey begins today. Immerse yourself in real-world projects and hands-on labs that deliver the practical experience that employers crave. From February 10th, बदमाशी नहीं भाई, ठीक है। तो ये है आपका पियोफाइटिन, ठीक है, ये है आपका पियोफाइटिन। अब पियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहां गए देखिएगा जरा, पियोफाइटिन से आपके इलेक्ट्रॉन कहां गए उसको भी समझ लीजिए। हाँ एक और चीज समझिए, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, इसका जो ये क्लोरोफिल ए है इसका लो रिडॉक्स पोटेंशियल है। लो रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लो रिडॉक्स पोटेंशियल है, इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है, ठीक है। ये जो है पियोफाइटिन, इसका हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी क्लोरोफिल ए की, इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रन को गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, इसकी लेने की कैपेसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, इसकी लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी देने की कैपेसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, इसकी लेने की कैपेसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की। ये खुशी से देगा, ये खुशी से लेगा, ये खुशी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये खुशी से लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, तो फिर किस बात की है दिक्कत। अब लो रिडॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में गया, अपहिल या डाउनहिल, अपहिल या डाउनहिल बता, अपहिल या डाउनहिल बता, अपहिल। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हुआ, अपहिल हुआ। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हुआ, अपहिल हुआ। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हुआ है, अपहिल हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ अपहिल। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं PQ के पास,
यहां से इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया पीक्यू। पीक्यू क्या है, पीक्यू है प्लास्टोक्यूनो, पीक्यू है प्लास्टोक्यूनो। बताओ जरा पीक्यू की लोकेशन कहां है, पीक्यू की लोकेशन भी है ऑसम, बता दो द ऑसम। तो पीक्यू की लोकेशन भी कहां है, आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो कोई अगर इसकी लोकेशन पूछे तो भाई इसकी लोकेशन भी क्या है, आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन पियोकाइटिन पे गए,